अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन चाहते थे आज वक्त पर आपके सामने मौजूद हो, प्रोग्राम का जो वक्त है अपना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको मालूम है कि इस तक पूरा पाकिस्तान तारीकी में डूबा हुआ है। बिजली की तवील ब्रेक डाउन के बाद इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर तारीकी छाई हुई है और इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसकी वजूहात क्या है। कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कोशिश थी कि जी आज इस पे भी बात करें। साथ ही दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि थी वो ये भी कि लग तो यही रहा था कि जी जब इस तरह का कोई ब्रेकडाउन होगा तो पता चलेगा। और जबकि आज का प्रोग्राम मैंने स्टार्ट करना था मईशत के हवाले से भी, लेकिन शुरू में मुझे इस पे बात इसलिए भी करनी पड़ रही है क्योंकि अब से कुछ देर पहले तक ये इतलात थी कि जी ये बिजली की तारीकी दूर कर दी जाएगी और हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ना हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं इस हवाले से और ना बिजली की तारीकी को दूर किया गया है। दूसरी जानिब जो मुल्क में इस वक्त जारी सियासी खींचातानी और रस्सेकशी है उसकी वजह से तो मुल्क काफी आम आवाम जो है वो काफी अरसे से कर्ब और अजियत का शिकार हैं। लेकिन अब नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि अच्छे भले कारोबारी लोग भी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं क्योंकि अवाम अब सिर्फ आम जरूरियात अशिया की खरीदारी के लिए ही बाजार का रुख करते हैं और अवाम की समझ से बाहर है कि किस जगह बचत करें। वो बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे करें या यूटिलिटी बिल्स अदा करें, खाने पीने की जरूरियात में कमी करें या फिर खुदा न खास्ता अगर बीमारी आ जाए तो इलाज मुआवजा कैसे करें। महंगाई में कमी के दावे तो सब करते आए हैं मगर वो दावे सिर्फ दावे ही रह गए हैं। 25 से 35 हजार रुपए कमाने वाली की नींदें उड़ी हुई हैं। लोग दो दो नौकरियां करने की कोशिश भी कर लें मगर वो भी इसी सूरत मुमकिन है जब इंडस्ट्री चल रही हो, कोई नौकरी देने के लिए तैयार हो। वजीर आजम और वजीर खजाना उधार मांगने की कोशिशों में लगे हुए हैं मगर IMF के बाद अब सऊदी अरब जैसे दोस्त मुल्क ने भी उधार को मशरूत कर दिया है। गैस की लोड शेडिंग के बाईस इंडस्ट्री तो पहले ही बेहाल थी, अब अवाम महंगी गैस सिलेंडर ना खरीदने की वजह से लकड़ियों पर खाना बनाने पर भी जो है वो पका रही है और उस पर मजबूर हो चुकी है। साथ ही सवाल ये है कि अगर IMF से कर्ज की किस्त मिल भी जाती है तो ये हुकूमत अपना उधार उतारेगी या आवाम को कोई रिलीफ देगी। आज भी डॉलर के पैसे बढ़ चुके हैं, दूसरी जानिब सोने का पैसे भी बढ़ रहे हैं और आज जो स्टेट बैंक ने शरह सूद मॉनिटरिंग पॉलिसी भी अनाउंस किया उसमें भी मजीद 1% इजाफे का ऐलान कर दिया और गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद 16 से बढ़ाकर 17% कर दी है। ये वो सारे हकाइक पर मबनी मसाइल हैं जो कि इस वक्त हमें दरपेश हैं। और दूसरी जानिब अगर आप देखें तो हुकूमत के अपने ही साबिक और अपनी ही जमात के जो वजीर खजाना है मिफ्ता इस्माइल, वो तुंदो तेज लहजे में ठीक ठाक किस्म की मौजूदा वजीर खजाना की जो है वो अपने अल्फाज में किसे कहते हैं ना तबीयत साफ कर रहे हैं और उनका जो है वो खून निचोड़ने में लगे हुए हैं। क्या कहा एक मौके पर कल भी उन्होंने, आइए वो आपको सुनवा देते हैं। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को हुकूक दिए जाएं और जो 18वीं तरमीम ने आप ये समझ लीजिए कि वफाक से लेकर सूबों को हुकूक दिए थे और अब लोग बात कर रहे हैं और सही बात कर रहे हैं कि सूबों से लेकर ज़िलों को हुकूक दिए जाएं। तो हम ये समझते हैं कि एक्चुअली हुकूक जो है वो लोगों को देने चाहिए, लोगों को रोज़गार दें, लोगों के लिए मुश्किलें आसान करें। महंगाई जो है इस वक्त आप पता है कि उरूज पे है और हुकूमत जो अपने मसाइल सॉल्व नहीं कर सकती है, एक निचकारी का मसला है पाकिस्तान में, 20 साल से हम कोई निचकारी भी नहीं कर सकें और दूसरी तरफ हुकूमती इदारे जो है वो अरबों का नुकसान कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। एक सर्कुलर डेट का मसला है जो 2800 अरब रुपए से अब तजावुज़ कर गई है और तेज़ी से बढ़ रही है। मुशर्रफ साहब के ज़माने से ये चल रहा है, किसी हुकूमत ने इसका हल नहीं निकाला, तो क्या अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसका हल निकालें या कि रोज़ के रोज़ बिजली महंगी करते रहें। इसी सब पर जी बात करूंगी। सर्कुलर डेथ का भी मसला है और दीगर सारे मसाइल हैं। मसाइल का अंबार तो लग चुका है, क्यों लग रहा है और क्या इसकी वजूहत है, इसी सब पर बात करूंगी। मुजम्मिल असलम है जी, माहिर माशियात हैं और साबिक हुकूमत में भी मईशत की सारी चीज़ों को हैंडल करते रहे बड़ी बेहतर तरीके से और हमेशा जब भी बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों और फैक्ट्स के ऊपर वो आंखें भी खोल देते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने बताया भी था कि जी मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है अगर यही हालात रहे जो कि अब लग रहे हैं। उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच मुजम्मिल असलम साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मुजम्मिल साहब ये बताइएगा जो इस वक्त हालात हैं मईशत के वो तो बहुत ही ज्यादा हमें मायूसी की तरफ धकेल रहे हैं
और जो हालात हमें नजर आ रहे हैं, एक तरफ हम IMF के दर पे खड़े हुए मगर IMF सुनने के लिए तैयार नजर नहीं आता, वर्ल्ड बैंक मौखर कर चुका है कर्ज, हमें फिर भी सुनाई नहीं देता। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने टर्म्स एंड कंडीशंस रख दी है। बहुत सारे मामलात हैं, दोस्त ममालिक डू मोर का मुतालबा भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा नहीं आ रहा है मुल्क के अंदर, किटी खाली नजर आती है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के लिए क्या क्या चैलेंजेस मजीद हो सकते हैं? देखिए, हुकूमत ये तो अब कोई चैलेंज वर्ड यूज करने नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो चैलेंज के लिए तैयार ही नहीं है। ओके। वो तो उन्होंने आवाम के लिए चैलेंजेस जो है छोड़ते जा रहे कि अब वो जो है अवाम उसके अपने उन मसाइल का, जैसे कहते हैं, अपनी मदद आप हल निकाले। हुकूमत तो अब कोई, ये जो हमारी हुकूमत है इस वक्त PDM की, ना वो इस काबिल है, ना उनके अंदर अहलियत है, ना अब उनके पास वसाइल है, और ना कोई को वसाइल देने के लिए तैयार है। तो अब आप खुदारा हुकूमत से कोई चैलेंज दुरुस्त करने की जो है ना बात ना करें। ये सिर्फ आपको चैलेंजेस देंगे। ये जो वजीर खजाना जो अभी आप मिस्टर इस्माइल साहब की बातें सुना रही थी, ये इनकी बातें जब ये वजीर खजाना थे उस वक्त सुनते हैं, हम ये भी सही करेंगे, हम वो भी सही करेंगे, हम जो है इस मुल्क को वापस बहाल करेंगे, हम इस मुल्क को जो है मुश्किलात से निकालेंगे। अभी ये जो है अपनी हुकूमत को चार्जशीट करें, तो इससे अंदाजा लगाएं कि कितने दोगले लोग जो है इस मुल्क में जो है वो कलमदान लेकर और अहम कलमदान लेके बैठे थे, और जैसे ही इनको निकालते हैं तो ये सच्चे हो जाते हैं, वरना ये झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। अब बात आ गई मईशत की। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान कोई मईशत को ये बोलना, मईशत जो है ना इस वक्त ऐसे लगता है मजाक है, क्योंकि ये मईशत रही नहीं है। ये तो एक अजीब सा निजाम हो चुका है। स्टेट बैंक आज सुबह एक सर्कुलर निकालता है, हाँ जी। और बोलता है, हाँ, सारों को बोलता है कि जिसका बंदरगाह में माल पड़ा हुआ है वो अपने डॉलर अगर खुद ले आएंगे तो हम उनके कागज छोड़ देंगे, या वो जिन्होंने माल उनको भेजा है पाकिस्तान, उनको कहो कि 6 महीने के लिए उधार दे दें। हाँ जी। तो ये इसको अगर आप कहें मईशत, तो ये मईशत नहीं है, ये मईशत की तौहीन है। और ये जो फलसफे लेके घूम रहे थे पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, ये डिफॉल्ट से भी आगे हो गया हुआ बात। क्योंकि एक होती है डिफॉल्ट, आपने जो अपने कर्ज की अदायगी करती है, एक ये हो गया कि आपने घर से बैठ के पिज्जा का ऑर्डर किया और आपकी घंटी बंदा पिज्जा लेकर, और आप अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहे, तो वो क्या हाल होगा उस आदमी का जो आपके घर पिज्जा लेकर आया होगा। अगली दफा वो आपको ब्लैकलिस्ट करेगा, और जब ब्लैकलिस्ट कर देगा तो ना आपको कभी वो ऑर्डर लेगा ना कुछ लेगा। तो अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की जो कारोबारियों ने दुनिया जहां से तिजारत की थी, उन्होंने सामान पाकिस्तान भेज दिया। अब वो पाकिस्तान की बंदरगाह के अंदर पड़ा हुआ है, और हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक उसकी अदायगी करने के लिए तैयार थी। तो अब वो क्या करेगा आदमी? वो यही करेगा कि अगली दफा आपको ऑर्डर नहीं लेगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैंने ट्विटर में 9 कारखाने जो है उन्होंने एक साथ बंद कर दिए, क्योंकि हमारे पास, और ये घी मिलों की बात कर रहा हूँ मैं, कि जी हमारे पास इस वक्त खाम माल नहीं है और इंपोर्ट पे पाबंदी है, जिसकी वजह से हम अपने कारखाने बंद कर रहे हैं। तो सोचें, अभी तो सुबह से हम आप जो है बगैर बिजली के बैठे हुए हैं। अगर आप तसव्वुर करें 2 महीने बाद रमजान है कि घी और तेल नहीं मिल रहा, क्योंकि ये कारखाने बंद हो गए, तो आसमान से तो आना नहीं है, ये आना तो इन कारखानों में तैयारी होनी थी और आना था। तो मैं तो तसव्वुर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के नाम के साथ इस वक्त मईशत लगाना मतलब है भी जरूरी कि नहीं, क्योंकि मईशत नामी चीज ही नहीं रही। और जो हमारे जो हुक्मरान माशाल्लाह बैठे हुए इस वक्त, जो वो लगे हुए हैं कि पंजाब में कैसे जो है घुसेड़ फसेड़ कर ले और किस तरीके से दूसरी जगह कर ले। भाई, आप निज़ाम में हुकूमत चला ले पहले। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये सुन ले मेरी बात। अभी तक तो जो है ना, ये इमरान खान साहब लोगों को एहतजाज भी करवा रहे थे और कंट्रोल भी कर रहे थे। मैंने पिछले 15 दिनों में कराची के ताजरों का मूड देखा है, और आपने भी एक झलक देखी होगी वो जिस तरह जो चैम्बर में हाल किया था हमारे गवर्नर साहब का लोगों ने जी। ये जो मूड है ना, ये अब बहुत खराब होता जा रहा है। और इस तरह का अगर मूड खराब हुआ ना, तो फिर मतलब घर से ये लोग कोई नहीं निकल सकेगा।
क्योंकि फिर इनको कंट्रोल भी कोई नहीं कर सकेगा। कम से कम इमरान खान की बात जो है वो बोलेंगे कि अगर आप जो है वो हो जाए, पुरसकून हो जाए, तो जब घरों में घी, तेल, बिजली, पानी की मशीन नहीं चल रही होगी, मोटर नहीं चल रही होगी, नलकों में पानी नहीं होगा, तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर क्या होने वाला है। तो ये होश के नाखुन लें, और अगर इनसे नहीं हो रहा तो छोड़े जान, और अगर हो रहा है और अगर कुछ सख्त फैसले करने हैं तो करके एतमाद में ले कौम को। ये बिल्कुल क्या ऐसा चोरों ही की है, तरह मुंह छुपा रही है, बिल्कुल ऐसा तो ही है बहुत बुरे हालात मुजम्मिल। खराब। एग्जैक्टली। और दूसरा ये भी है ना कि अभी आप जैसे बिजली की भी बात की, तो वी आर इन विंटर्स। विंटर्स में तो हमने अपने बचपन से अब तक, मुझे तो याद नहीं है कि हमने कभी भी देखा हो कि इस तरह से बिजली जाती हो इतनी लंबी टाइम के लिए। चलो गर्मी में तो समझ आता है कि कभी कोई ब्रेकडाउन हो जाता है गर्मी की वजह से, कोई तार वगैरह में, लेकिन सर्दी में इस तरह का ब्रेकडाउन। और मैं अभी हमाद अजहर साहब का ट्वीट पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले, जो वो कह रहे थे कि जी जो इस वक्त के वो हैं जो ज़राए बता रहे हैं जी, उन्होंने ये क्लेम किया है ग्रिड पावर स्टेशन के कि अभी तक उनको इस बात का पता ही नहीं चला है कि फॉल्ट क्या है। पावर डिवीजन में जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि क्लूलेस है अबाउट द नेचर ऑफ द फॉल्ट एंड हाउ टू रिजॉल्व इट। तो सिर्फ 750 मेगावाट्स और तकरीबन 10,000 मेगावाट आउट ऑफ 10,000 मेगावाट में से रिस्टोर हुआ है, बाकी तो अभी तक कुछ भी नहीं। और जिन जिन जगहों पे लाइट आई भी थी वो अपनी झलक दिखला के वापस चली गई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक होती है, जैसे अभी आपने बात की विंटर्स जो समर्स की, एक होती है आपकी जो है ना तलब ज्यादा होती है और उसकी पैदावार कम होती है, उसकी वजह से लोड शेडिंग हो जाती है। ठीक है, कि आपकी तलब बहुत ज्यादा है और आपकी पैदावार नहीं है, तो लोड शेडिंग हो रही है, कहीं घंटों की हो रही है, कहीं ये हो रही है, कहीं वो हो रही है। आज जो मसला हुआ है कि जैसे मिसाल के तौर पे आज जो मसला है उसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि अगर एक पाइप से आपने पानी गुजारना है, तो अगर आप एक गिलास पाइप में पानी डालेंगे तो वो कभी भी नहीं गुजरेगा, उसके अंदर पूरी पाइप भरनी पड़ेगी, तो पाइप आगे पानी फेंकेगा ना। जब तक पूरी पाइप नहीं भरेगी तो कैसे पानी फेंकेगा? एक गिलास डाल देंगे तो पानी थोड़ी आएगा। आज पूरे मुल्क में इतनी बिजली नहीं पैदा हुई जितनी जो है कम से कम उन तारों के अंदर बिजली फैल जाए जहां से हमें सप्लाई मिलती है, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन हो गया। यानी इतनी कम बिजली पैदा की गई। और बिजली क्यों कम पैदा की गई? कि हमारे पास कोयले और तेल के कस्से और हमारे जो कारखाने हैं वो तमाम बदले। तो वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे वो आज सुबह उन्हें कुछ हल्का फुल्का कोई मेंटेनेंस का इशू आया है, कोई उनका ब्रेकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में की जो बिजली की तारें उनके वहाँ काफी बिजली थी और ब्रेकडाउन हो गया। ये हुई है सूरत हाल जो मैं मेरे इतलात है। और वजीर आजम हमारे कहते मुल्क में कि सिर्फ बिजली की ताकत पे बरहमी का इजहार ऐसे करके, और वो आला सतह की तहकीकाती कमेटी का उन्होंने हुक्म दे दिया है, तो जो कि कभी भी कुछ भी नहीं होता तहकीकाती कमेटी से। तो वो तो देखे ना, ये तो एक खाना पूरी है और बस इश्तिहार, वो मतलब एक खबर की हद तक है। बाकी वो बेचारे वजीर आजम क्या करे? उस वजीर आजम तो तालियां बजा बजा के तो इंटरव्यू दे रहे हैं आजकल। वो देखिए तालियां बजा रहे थे उसे, वो पता नहीं ताली बजा के क्या बताना चाह रहे थे। वो बेचारे कहते हैं कि 3 दिन में जो है IMF आ रही है पाकिस्तान, तो वो IMF ना आई, ना कोई ऐसी कोई बात हुई। उधर जिनीवा में गए तो जी पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने जो है पाकिस्तान को सराहा, $10.5 अरब दे दिए। वो अभी जो है $1 नहीं है पाकिस्तान में। अब वो जो है उनका कोई वजीर कहता है, ऐसा भी इकबाल कहते हैं कि जी जो है अब मुल्क वो जो है पाबंदियां, मतलब ये पहले चाय कॉफी की बात कर रहे थे, अब वो कहते हैं कि सारे अमीर अपनी तिजोरियां खोल दें, अपने तय खानों से डॉलर निकालें। वो जो अभी आप जो शामियाने बजा रहे थे कि हमने $10 अरब उधर जिनीवा से लिए, वो किधर गए? तो वो सिर्फ झूठ था सिर्फ। तो मसला ये है कि पहले फाइनेंशियल सिस्टम इन्होंने ब्रेकडाउन कर दिया, आज पावर का ब्रेकडाउन हो गया। सप्लाई चेन जो है जितने खाने पीने की अशिया की चीजों की वो ब्रेकडाउन की तरफ आ गई है। तो आप इस वक्त कंप्लीट ब्रेकडाउन पे हैं सब मुल्क में। और मुझे अपनी इस वक्त कौम की जो है ना उनकी मतलब मायूसी की फिक्र है। और जो मेरी अगली नस्ल है, देखिए हम भी आज मिड एज के लोग हैं, ठीक है ना हम आगे के ना पीछे के, हमें तो यहीं पे रहना है। हमारी जो अगली नस्ल है उनको समझाना मुश्किल हो रहा है। वो सवालात कर रहे हैं इस वक्त, वो देख रहे हैं कि ये इस मुल्क में हमने क्या मतलब रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। वो अपने माँ बाप को कह रहे हैं या तो हमें भेजें या हमें साथ ले चले बाहर। ये कौन संभालेगा इस सारी गैर यकीनी सूरत हाल? मैं अभी बात करते हुए गाड़ी चला रहा हूँ
कोई एक, मैंने तकरीबन आपसे बात करते हैं 15-20 मिनट हो गए मुझे, और एक कोई सिग्नल नहीं खुला, लाइट नहीं है उसके सिग्नल में, पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है कराची, और कोई इधर से गाड़ी निकाल रहा है, कोई उधर से गाड़ी निकाल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त तो मैं मतलब सर पकड़ने का भी जो मतलब उसका भी फायदा नहीं है, सर पकड़ के भी बंदा सोचे अगर ये हालात आज के दिन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कोई खुदा ना खासा कोई जंग, हालत जंग में होते हैं और एकदम बिजली बंद करती जाती है मुल्क की, बिल्कुल ऐसा ही है, इस तरह लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये भी बता दें, बस वन लास्ट आपसे क्विकली चाहूंगी, डॉलर बढ़ गया है और हफीज पाशा साहब ने भी कहा कि जी ये तो 295 है, इन्होंने आर्टिफिशियली रोका हुआ है, ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का जो है फर्क बहुत हो गया है, और अब आज तो बुलंद तरीन सतह पे सोने के पैसे भी बढ़ गए जी। देखिए बात यह है कि वो जो डॉलर का जो हफीज पाशा साहब रेट दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं, ठीक है ना। इस वक्त कोई वहीं का लाल नहीं बता सकता डॉलर के रेट का पाकिस्तान, किसी को पता ही नहीं है कि हमने अदायगियां पूरी कितनी करनी है, किसकी क्या पोजीशन है, और आने वाले दिनों में कितना हमारे मुल्क में डॉलर आना है। तो ये कोई कह रहा है 300 का, कोई कह रहा है 270 का, कोई कह रहा है 250 का, कोई नहीं बता सकते। ये सारे के सारे बददियानत अपनी तरफ से अपने आप को जो है सारे एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। बताए ना डेटा, बताए ना किस डेटा की बेस पे 295 बोलेंगे, ये एक मायूसी फैलाने वाली बात है। तो इस वक्त ये जो शानदार बातें करते हैं कि जी 200 की हकीकी वैल्यू है, तो हकीकी वैल्यू तो करो उसको, वो भी झूठ बोलते हैं। तो इस वक्त जो है कोई पाकिस्तान की जिसे कहते हैं एग्जैक्ट पिक्चर ही नहीं है कि जिसमें बताया जाए कि डॉलर का अगला रेट क्या होगा। Oh my God, that is very also concernful and alarming. Thank you so very much, मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और इकोनॉमी के हवाले से बड़े खतरनाक बातें कर रहे थे। मैं तो फिर जो बात उन्होंने पहले की थी वही होती हुई नजर आई हमारे प्रोग्राम में। सो फिर मैं तो कहूँगी कि अल्लाह खैर करे, और जहाँ पे नाज़रीन अवाम के लिए हर दिन एक नई आजमाइश का दिन बनकर सामने आता है, वहीं पे जैसे कि हम देख रहे हैं बिजली का ये तवील ब्रेक डाउन हुआ है, जिसके बाद तकरीबन पूरे मुल्क में हर तरह की सरगर्मी बुरी तरह मुतासिर है। अभी जैसे उन्होंने भी बताया कि वो कराची में है, ट्रैफिक में कोई सिग्नल नहीं है, ये सारी सिचुएशन हमारे सामने है। साथ ही वफाकी वजीर ने यकीन दहानी के बावजूद 12 घंटे गुजरने के बाद अभी तक बिजली की बहाली नहीं हो सकी है, और जबकि मैं अपने जराये के मुताबिक सुबह ही बता चुकी थी कि पावर डिवीजन वाले कह रहे थे कि जी नहीं ये इतनी जल्दी मसला हल नहीं होगा। मैंने ट्वीट भी किया जिस पर खुर्रम दस्तगीर साहब ने बात भी की। बहरहाल तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने क्या कहा था इस हवाले से, आइए पहले वो आपको सुनवा दें। हमने इस हादसे की जो इंक्वायरी है उसके लिए भी एक 3 रुकनी टीम बना दी है, जो आज के जो वसी ब्रेकडाउन है उसमें अपनी तफ्तीश करेगी और हमें बताएगी कि क्या वजह हुई। लेकिन हम सब तमाम वजारत तवानाई में और नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी की पूरी टीम जो है पूरे मुल्क में, हम इस पर इस वक्त पूरी तवज्जो के साथ, फोकस के साथ और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, और मुझे तवक्को है अल्लाह ताला हमारी मदद करे कि इंशाल्लाह आज रात तक पूरे मुल्क में बिजली का निज़ाम बहाल हो जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने जहां पे एक मसला बिजली का है, वहीं पे सियासत की बात करें कि 44 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे वापस लेने का फैसला कर लिया, जिसको पीटीआई का एक और यू टर्न कहा जा रहा है। इन इस्तीफों के हवाले से एक तवील अरसा दोनों जानिब से बहस मुबाहिसों का सिलसिला जारी था। आज भी वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के इस इकदाम पर शदीद तनकीद का इजहार किया। क्या कहा ये वो भी सुनवा देते हैं। जितनी शोर मचा के और जितना असेंबली को गाली गलोच करके इन्होंने इस्तीफे दिए थे, वो रात आपको याद है जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, और उसके बाद जो है लगातार कई माह जो है इमरान खान साहब की जो असेंबली के मतलब गुफ्तगू थी कि ये एक साजिश की पैदावार है, ये फलां चीज़ की पैदावार है, और हमने वापस नहीं जाना, हमने इस्तीफे दे दिए हैं, हम जाने वाले को ये होता है, जाने वाले को वो होता है, यानी हर किस्म का बदजुबानी जो है उन्होंने इस असेंबली के अब वो असेंबली में वापस आने के लिए मरे जा रहे हैं। एज वी स्पीक वो बाहर खड़े होके इस वक्त इलेक्शन कमीशन से, जिस इलेक्शन कमिश्नर को गालियां देते हैं, उससे इंसाफ मांग रहे हैं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकरीर के खिलाफ एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। इसी सब पे जी बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं जी, सबसे पहले मोहम्मद उस्मान साहब हैं,
और सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप एक निजी चैनल पर अपना खुद भी प्रोग्राम भी करते हैं, डायरेक्टर न्यूज़ भी, आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उस्मान साहब आपका, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन करिए नौरीन फारूक साहिबा हैं, फॉर्मर एमएन है तहरीक इंसाफ की, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ कि इस्तीफे तो अब मंजूर हो गए, जिन 44 लोगों के नहीं हुए अब वो खाली रह गए, आपको भी जाना। और साथ ही ज्वाइन करेंगे जी सेनेटर गौस साहब मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मोहम्मद उस्मान साहब आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले जो इस वक्त आज मुल्क में सबसे बदतरीन सूरत हाल है वो पावर ब्रेकडाउन के हवाले से है। ना हुकूमत का नुमाइंदा हमें नजर आते हुए ये बता पा रहा है कि जी फॉल्ट क्या है, किस तरह हुआ है, कब तक ठीक हो जाएगा। पावर डिवीजन कुछ और कह रही है, वजीर साहब कुछ और कह रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया निदा, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और बात यह है कि हमने सुबह से 2-3 बार गुफ्तगू सुनी है खुर्रम दस्तगीर साहब की, और अभी तक बदकिस्मती है कि वो फॉल्ट जो है उसका पता नहीं चल सका। एक अमेरिकी प्रेस की स्टोरी है जिसके अंदर उसने ये दावा किया है कि जी हुकूमत ने बिजली बचत प्रोग्राम के तहत रात को जो आपके जितने पावर जनरेशन प्लांट्स हैं उसको बंद रखने का ऐलान किया और उसको बंद रखने की एक प्रैक्टिस की, एक टीजर दिया, और लेकिन सुबह वो फिर ऑन नहीं हो सके। और इसी वजह से जो है अभी तक पूरे मुल्क के अंदर बिजली का एक तातुल है। और अभी जो इत्तलात आनी शुरू हुई है कि इस्लामाबाद की बिजली बहाल हो गई है, कराची के कुछ हिस्सों में बिजली आ गई है, लेकिन मैं इस वक्त लाहौर में बैठा हूँ, यहाँ सुबह 6:15 से बिजली नहीं है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी सीवियर होती चली जा रही है कि आपके जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर जो सीसीयू और आईसीयूज हैं वो सुबह से जनरेटर पे चल रहे हैं। और उससे बड़ा मसला ये है कि अब जब डीजल और इसकी खपत बढ़ रही है तो आपको डीजल भी नहीं मिल रहा। अब जितने चैनल्स के दफातर हैं 24 आवर्स खुले रहते हैं, आपकी ट्रांसमिशन जारी रहती है, तो आपको चैनल्स में भी सुबह से जनरेटर चलाना पड़ रहा है। और अभी भी जनरेटर नहीं मिल, अपना डीजल नहीं मिल रहा जनरेटर चलाने के लिए। और दूसरा, अभी हमने मार्केटों का भी सर्वे किया है, मोमबत्ती जिसकी कीमत जो है 50 रुपए होनी चाहिए वो 500 रुपए में भी नहीं मिल रही। ये आलम है कि बहरान पे बहरान है, और उसका नतीजा ये है कि इससे बहरानों में माफियाज फायदा उठा रहे हैं हर चीज का। तो एक तजर्बाकार टीम है, कहा यह जाता है कि जनाब इनको मुल्क चलाने का तजर्बा है, लेकिन बदकिस्मती है कि इन्हीं के दौरे हुकूमत में ये दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन होने जा रहा है और उसका सामना है। और मेरा ख्याल है कि इसको पाकिस्तान की तारीख का सबसे तरीन ब्रेकडाउन कह रहे हैं। और अभी तक जैसे आपने खुद कहा कि कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा, और ये कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि रात तक बिजली बहाल हो जाएगी। रात तो बड़ी लंबी है, लेकिन अभी मसला ये है कि बच्चों के इम्तहानात चल रहे हैं, सुबह स्कूल्स हैं, इम्तहानात की तैयारी में दुश्वारी का सामना है, हॉस्पिटल्स के अंदर दुश्वारी का सामना है। और जो अभी इस वक्त सड़कों की जो सूरत हाल है, जैसे अभी मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी कि मुज़म्मिल असलम साहब कह रहे थे कि जो क्योस एक मचा हुआ है सड़कों के ऊपर, आपके जो ट्रैफिक सिग्नल बंद होने की वजह से, वो अलग एक परेशानी है। लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। हमारे कई जो ऑफिस स्टाफ है वो 2-2 ढाई-ढाई घंटे ट्रैफिक में फंस के ऑफिस पहुंचे हैं। ये तो मजबूरी सूरत हाल है, पूरा मुल्क जैम है इस वक्त। और इस वक्त जो सेलुलर कंपनीज हैं उनके जो टावर्स हैं, सिग्नल टावर्स, वो जाहिर है यूपीएस के ऊपर चलते हैं। अब यूपीएस के बाद जनरेटर्स के ऊपर चलते हैं, तो उनका भी जो है वो कैपेसिटी खत्म होती चली जा रही है। और इस वक्त मोबाइल पे राब्ता करना भी दुश्वार हुआ है। तो ये एक खौफनाक सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत हाल का गुज़िश्ता कई सालों में पहली बार पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। ब्रेकडाउन पूरी दुनिया में होते हैं, अमेरिका समेत तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी होते हैं। क्या वहां पे भी इतनी ही बुरी सूरत हाल है जितनी कि हमारी है? कि हम कोई वाज़ेह टाइम फ्रेम देने के काबिल ही नहीं रह गए कि जी आप कौम को तसल्ली दें आके कि जनाब आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाएगा। अब बदकिस्मती से फॉल्ट नहीं, एक और एंगल को इसमें देखा जरूर जाना चाहिए। पहले जब बात हुई थी कि जनाब इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, मेरा ख्याल ये है कि आपको साइबर अटैक वाला मामला भी देखना चाहिए कि हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के दर पे हैं इस वक्त। तो ये साइबर अटैक भी हो सकता है कि जो आपके मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर हमलावर हुआ है। तो ये देखना भी जरूरी है। इस पे यकीनन साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन भी लगे होंगे कि फॉल्ट क्या है। अगर फॉल्ट नहीं है तो ये भी इस एंगल से भी देखा जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी चीजों से बचा जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं आपको बताती चलूं उस्मान साहब के कराची में भी सिर्फ
कुछ जगहों पे 5 मिनट के लिए हार्डली लाइट ने अपनी झलक दिखाई है और इसके बाद वो वापस चली गई है, जहां पे पार्शली कहीं अगर रिस्टोर हुई भी थी, वरना कराची में भी यही सूरत हाल है जो अभी हमने अपने नुमाइंदों से भी पूछा है और जो सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं। फिर पंजाब का आपने बता दिया और इस्लामाबाद में भी अभी तक सूरत हाल वाजे नहीं है, पार्शली तो बता रहे हैं लेकिन मुकम्मल रिस्टोर नहीं हुई। आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी देखना चाहिए, साइबर अटैक ना हो। ये सेंटर गौस साहब आपकी तरफ आऊंगी, हुकूमत आपकी है सर, ये क्या हो रहा है? और अभी तक जो सूरत हाल बनी हुई है वो तो बड़ी, जैसे कि अभी उस्मान साहब बता रहे थे, खौफनाक सूरत हाल है। बाहर ममालिक में भी होता है इस तरह से, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं होती। और जब ब्रेक डाउन हुआ है तो फिर पानी नहीं है, पानी नहीं है तो आगे कोई जिंदगी मफलूज है बिल्कुल। लोग क्या करेंगे, कैसे जिए? जी शुक्रिया रिता। बात यह है कि बिल्कुल इसमें ये अनहोनी बाज़ब होती हैं और ब्रेक डाउन सिर्फ आज ही नहीं हुआ, इससे पहले इमरान खान के दौर में भी हुआ, इससे पहले मुशर्रफ के दौर में भी हुआ, इससे पहले भी होते रहे और पूरी दुनिया में बाज़ इस तरह होते हैं। न्यूयॉर्क में कई दफ़ा हुआ है और न्यूयॉर्क में जब हुआ है तो जिस तरह की लूट मार और बदनज़मी देखने में आई, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसी नहीं है। पाकिस्तान में हालात कंट्रोल में है और इंशाल्लाह लगे हुए हैं। तो सर कता कलामी माफी, 10 बजे की डेडलाइन है सर 10 बजे तक इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। मेरा भी कोई आधा घंटा पहले राब्ता हुआ था वजारत तवानाई से जी, तो कह रहे इंशाल्लाह हम 10 बजे तक बिजली जो है कम अज कम 80% इलाकों में बहाल हो जाएगी। सर कता कलामी माफी, लेकिन हम ये जवाब नहीं बनता है कि जी इमरान खान के दौर में भी हुआ था या मुशर्रफ के दौर में हुआ था तो जी हमारे भी होगा तो हम नंबर पूरे लेंगे, वरना तो हमारे नंबर माइनस हो जाएंगे। सर नहीं, मतलब एक चीज हो सकता है, देखो ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, रशिया जैसे मुल्क से जो कि एटमी कुव्वत है, वहाँ भी उसकी न्यूक्लियर जो है वो उस पर तो जो लीकेज हो गई थी चर्बनोल का बड़ा मशहूर वाक़या है। तो जाहिर है जहाँ इतनी मशीनरी इतनी टेक्नोलॉजी मालूम होती है, कुछ ना कुछ तो हो जाता है सर। लेकिन पावर डिवीजन के जो सोर्सेज हैं, जो सब मैंने भी जो सुबह से चेक किया है, अभी हमाद अजहर साहब ने भी ट्वीट किया है, क्लूलेस है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि मसला क्या हुआ है। अगर आप सुबह से रात तक 12 घंटों में भी इस बात का तयन ना कर सकें कि इशू क्या है, तो फिर कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा? नहीं, ये तो फिर है ना कि इशू क्या है, मसला क्या है, ये पता नहीं चल रहा, ये कैसे हो सकता है? पूरे मुल्क में एकदम वो सारा बता दिए कि कहाँ से फॉल्ट शुरू हुआ और फिर उस पर कहाँ से जो फ्रीक्वेंसी का मसला था या जो भी था। तो कुछ इलाकों में बिजली पाकिस्तान में, ये नहीं कि पाकिस्तान में ब्लैक आउट है, पूरे पाकिस्तान में कहीं बिजली चल भी रही है, जो भी पंजाब में चल रही है, सक्खर के इलाके में चल रही है। अब जब से वो छोटे प्लांट चल गए हैं जो उस पे फर्नेस ऑयल वाले और दूसरे, बल्कि अब तो प्राइम मिनिस्टर ये भी कह दिया कि जो डीजल से चलने वाले प्लांट है वो भी चला दो ताकि बिजली तो बहाल हो हो जाएगा इसमें। तो उसमें ये कहना कि हुकूमत नाकाम है कुछ है, और जिस हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आपको पता है फाइनेंशियल मसाइल तो हमारे हैं, और फिर इसमें सबको मिलजुल कर काम करना होगा, अदरवाइज कोई हुकूमत की या कोई कोताही ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो सर आप बता दें, सेंटर साहब आप बता दीजिए कि आप तो कह रहे हैं कि अभी आपकी पावर डिवीजन में भी बात हुई है, आप मिनिस्ट्री में बात हुई है, आप बता दीजिए कि असल इशू क्या है? असल उसकी ट्रिपिंग हो गई है, मैं जिसपे जो उधर आप तस्वीर साहब ने खुद कहा, जो उन्होंने वीडियो पैगाम में कहा कि यहाँ से फॉल्ट शुरू हुआ तो पूरा सिस्टम ट्रिप कर गया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहाल कर रहे हैं इस्लामाबाद और लाहौर के कुछ इलाकों में और फिर बड़े शहरों में, तो इंशाल्लाह 10 बजे तक 80% इलाकों में बिजली आ जाएगी। और उसके करीब है, वो कहते हैं कि सारी तसल्ली करके हम जो है ना वो इसका अजरा करें, एकदम करें तो फिर दोबारा ना मसला बन जाए। चले ठीक है, तो इस पे कोई इंशाल्लाह आवाम को जो है ना लोगों को तसल्ली होना चाहिए कि हुकूमत इंशाल्लाह पूरी, अच्छा हुकूमत कोशिश कर रही है, सही काम कर। चले नौरीन फारूक साहिबा आपकी तरफ आती हूँ। नौरीन साहिबा, अगर ये आपका दौरे हुकूमत होता तो अब तक तो जलजला आ चुका होता। जी बहुत शुक्रिया रिदा। मतलब कितना अफसोस हो रहा है मुझे कि हुकूमत में होते हुए इनके पास कोई जवाब ही नहीं है देने के लिए। इनकी नाअहली देखें कि इनको कुछ पता ही नहीं है कि फॉल्ट है क्या,
कौम को कुछ जवाब देने के लिए इनके पास अल्फाज ही नहीं है, क्योंकि वाकई में इनको नहीं मालूम और इन ये पता लगाना भी नहीं अगर चाहते। आपको समझ ना आए तो अलग बात है मैडम, हमने बता तो देखिए मेरी बात अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आप पूरा पाकिस्तान इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है और ये मुल्क की बदतरीन ब्रेक डाउन है, मैं समझती हूँ। क्योंकि अगर कोई फॉल्ट होता जो आपको मालूम होता तो आप लोग जरूर आके टीवी पे बताते कि ये हुआ है और इतने घंटे में ये ठीक हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या फॉल्ट हो गया कि आप लोगों को यही पता नहीं चल रहा कि फॉल्ट है कहाँ और कितने बजे तक लाइट बहाल होगी। इस्लामाबाद पूरा इस वक्त आप देखें, सड़कें पूरी जैम पैक्ड हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कौन किधर जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि ऐसे हालात नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं अपने घर में बैठ के किस तरह के हालात नहीं है? नौरीन साहब, क्या इस्लामाबाद में आपके पास बहाल हो गई है बिजली मुकम्मल? बिल्कुल नहीं, हमारे घर का यूपीएस सब कुछ बंद है जी, और मोमबत्तियां नहीं मिल रही हैं। ये देखिए वो जो अभी जो इससे पहले थे आपके जो तजियाकार थे, वो कह रहे हैं कि मोमबत्तियां 500 रुपए की कर दी है। मतलब ये तो हाल है कि अगर पैरासिटामोल की गोली इस्तेमाल करनी पड़ जाए तो वो गायब हो जाती है मार्केट से। तो ये हुकूमत का काम होता है ना कि अगर एक चीज नहीं है तो उसका अल्टरनेट तो दें, कुछ तो हमें बताएं कि हमने कब तक इस अनसर्टेनिटी में रहना है। हमारी मेरा अपना जी हमारा बिजनेस है, हमारा शेड है, उसके लिए डीजल पूरी रात, हमें 1 मिनट के लिए भी अपने शेड को, जो पोल्ट्री फार्म है उसमें 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जा सकती। तो डीजल वहाँ सारी रात के लिए, अब हम कितने घंटों का डीजल वहाँ जखीरा करके रखें कि जी खुदा ना खास्ता हमारा पूरा बिजनेस ठप हो जाए। तो ये सिर्फ एक मैं तो नहीं हूँ, पूरे पाकिस्तान में कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेसेस हैं, वो सारे ठप पड़े रहेंगे इस बात पे कि जी कब पता चलेगा कि कब लाइट आएगी। हम बैठे हैं हाथ पे हाथ रखे, और इसी तरह के मौकों से तो दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। हमें क्या पता कि इस पता आपके बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है और क्या चल रहा है और क्या साइबर क्राइम होने वाला है, हमें इसका कोई इल्म नहीं है। और यही इनकी नालायकी जाहिर करता है। और मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत को इस वक्त फौरन अपने इस्तीफे इनको दे देने चाहिए और असेंबलियां तोड़ देनी चाहिए और इलेक्शंस अनाउंस कर देने चाहिए, सिर्फ इस बात पे। सही। ओके उस्मान साहब, वापस आपकी तरफ आऊंगी, क्विकली जानना चाहूंगी क्योंकि कम वक्त है। आप तीनों से सवाल एक ही होगा मेरा। एक तो जो खान साहब ने कहा है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की तकरीर के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं, साथ ही तहरीक इंसाफ चवाले सरकार कौमी असेंबली का इस्तीफा वापस लेने का फैसला कर रही है और वापस जा रही है। इन दोनों पे जी मैं चाहूंगी जरा कॉमेंट कर दें, जो स्ट्रेटेजी नजर आ रही है पॉलिटिकल। देखिए, मैं मुख्तलिफ आईनी माहिरीन की और कानूनी माहिरीन की राय सुन रहा था और जिसमें इस नतीजे पर वो भी पहुंचे। ये जो वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला की पंजाब की तैनाती का पूरा एक प्रोसेस हुआ है, ये एक आईनी तरीके से हुआ है। अब आप देखें कि केपीके के अंदर अकरम खान दुरानी साहब ने जो नाम दिया और उसकी हुकूमत ने, वहां की हुकूमत उसको एक्सेप्ट किया और बड़े आसानी से यह ट्रांजिशन मुकम्मल हो गई। अब मसला ये है कि जब सियासतदान आपस में मामला तय ना कर सके तो फिर इदारों को तो बीच में आना पड़ता है। तो आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी रोल अदा किया। जो 4 नाम थे, उन्हीं 4 नामों में से किसी एक का इंतखाब होना था। अब उसकी बिना के ऊपर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वजीर आला बन गए। अब इमरान खान साहब का ये कहना ये है कि चूंकि वो आसिफ जरदारी साहब के बहुत क्लोज हैं और आसिफ जरदारी साहब उनको बेटा मानते हैं, और एक जो शॉट है आसिफ जरदारी साहब का बड़ा वायरल आज हो रहा है जी जी, और टेलीविजन स्क्रीनों पे भी, जिसपे वो कह रहे हैं मेरा बेटा और आपका रिश्तेदार है परवेज लाई साहब को, तो रिश्तेदारी तो है। अब मसला ये है कि ये भी रवायत है कि पहले नजम सेठी भी सहाफी, उसके बाद हसन अस्करी साहब भी सहाफी, और ये तीसरा जो है मोहसिन नकवी साहब भी सहाफी। तो ये एक रिकॉर्ड बन गया है कि 3 इंतखाबात जो है वो एक सहाफी वजीर आला ही करवाएगा। अब मसला ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब को जो लोग जानते हैं, बड़े क्लोज जानते हैं, वो उनके मोतरिफ हैं, वो बहुत मामला फहम आदमी हैं और उनकी सबसे दोस्तियां हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से उनकी कोई मुखासमत है। इमरान खान साहब ने तो इल्जाम लगाए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो बड़े एक बैलेंस किस्म के और एक बड़े सोशल आदमी है इस हवाले से, और एक उनका स्टांस रहा है। अगर आप उनकी एडिटोरियल पॉलिसी का जायजा लेते हैं तो हमने देखा कि वो नवाज शरीफ दौरे हुकूमत के अंदर भी ज़ेर-ए-ताब रहे और वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी ज़ेर-ए-ताब रहे हैं। और कई बार जो है उनका चैनल को भी बंद किया गया पैमाना की तरफ से मुख्तलिफ नोटिस के जरिए। तो ये बात अब ये कहना कि जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, ये मेरी तो समझ से बालातर है। बहरहाल अब जो दूसरा मामला है इस्तीफों वाला, तो कहती रही कि जनाब हम असेंबली के फ्लोर के ऊपर ऐलान कर चुके हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर करें, तो आप हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे हैं।
जब स्पीकर ने कहा कि जी 1 बाय 1 आके ये तस्दीक करें इस्तीफों की, उस वक्त भी आप लोग नहीं गए। उसके बाद जब आप अपने ही मौकफ के बारात से यू टर्न ले रहे हैं, इस वक्त तो ये सारी गेम चल रही है एक दूसरे को पॉइंट स्कोर करने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, पॉलिटिकल मनूवरिंग की, कि कौन किस तरह के स्पेस लेता है। मौजूदा हुकूमत एक चीज तय है कि वक्त के ऊपर इंतखाबात कराने के मूड में नजर नहीं आती। जो इमरान खान साहब का मुतालबा है कि मार्च अप्रैल में करा दिए जाएं। इमरान खान साहब इस वक्त मकबूलियत की एक मिराज के ऊपर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर फ्री एंड फेयर इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान साहब एक मेजोरिटी वोट हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। अब ये वो खौफ है जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत इस बात से गुरेजा है कि मार्च और अप्रैल में इंतखाबात कराए। मैं तो इससे बढ़कर आपको कहूंगा, मुझे तो अक्टूबर 2023 में भी इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आते। तो ये लिंगर ऑन होगा। मुझे ना पंजाब के अंदर वक्त पर इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं, ना केपी के अंदर इंतखाबात होते हुए वक्त पर नजर आ रहे हैं। हालांकि कमियां टूट चुकी हैं, ये मामला के किसी और तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला माशी सूरत को काबू करना है। आज स्टेट बैंक गवर्नर ने शरह सूद बढ़ाई है, महंगाई का तूफान आने वाला है। हम पहले से महंगाई के थपेड़ों में जो है वो फंसे हुए हैं, इस मजीद महंगाई का मुकाबला कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसको काबू करने के लिए कोई एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, वेरी पर्टिनेंट पॉइंट आ गया। सेंटर गौस साहब, बस 1 मिनट है, जल्दी से रैप अप करिएगा। अब वापस आना चाह रहे हैं तो आप लोग उन्हें वेलकम नहीं कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का शॉट मैंने सुना दिया था जी। अब देखें जी, हमें तो अजीब कोई लोगों से वास्ता पड़ा है कि पहले कहते थे कि जी हम उनको कह रहे कि रिजाइन अपने वापस हो, असेंबली में असेंबली में हो, लेकिन नहीं हमने नहीं आना। हमने 60-70 इस्तीफे मंजूर कर लिए। अब कह रहे कि नहीं हमने असेंबली में आना है, असेंबली में आने। वो पूरी को खुदा के बंदे को समझ नहीं आती कि ये लोग चाहते क्या है। भाई कभी ने तो समय तोड़ कर कहते हो कि हमारे रिजाइन मंजूर ना करो, तो ये क्या मतलब किसी से सियासत है। बतारा पाकिस्तान पे रहम करें, और असेंबली में ठीक है आना चाहते तो आप तरीके से आए कि ये शोर शराबा और हल्लड़ बुल्लड़ करने के लिए असेंबली में ना आए। पाकिस्तान के तमीरी इकदाम पे पाकिस्तान और ये हालात किस कर रहे हैं, तो उसको चाहिए कि हमारे साथ बैठे और मुज़ाकरात की टेबल पे आए ताकि मसाइल का हल निकाला जा सके। ओके, नौरीन फारूक साहब मुज़ाकरात की टेबल पर आए ताकि हल निकाला जाए, हुल्लड़बाजी ना करें जी। देखिए, जब इन्होंने हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए, जब हम शुरू में अपने क्यों नहीं इन्होंने सबके इस्तीफे बैक वक्त मंजूर किए? क्योंकि इनको डर था कि फौरन जब इतनी ज्यादा तादाद में मेंबरान चले जाएंगे तो असेंबली कैसे चलेगी। ऑब्वियसली इनको इलेक्शंस कराने पड़ते। अपनी बातों से ये खुद बता रहे हैं कि स्पीकर साहब ने कहा कि एक एक फर्द से आके मैं खुद हर मेंबर से सुनूंगा और फिर इस्तीफा लूंगा, और फिर अचानक ही इन्होंने 35 लोगों के एक दफा इस्तीफे मंजूर कर दिए। अचानक ही 35 लोगों के, जो ही हमारी पार्लिमानी पार्टी हुई और हमने कहा कि उसमें डिस्कस करके कि हम असेंबली में जाते हैं, इन्होंने डर के असेंबलियों के दरवाजे बंद कर दिए। आज हम फिर गए हैं, इन्होंने असेंबलियों को ताले लगा दिए, इलेक्शन कमीशन के बाहर वो खारदार तारे डाल दी, हर जगह से इन्होंने दरवाजे बंद किए कि हमने नहीं आने देना, इनको नहीं अंदर घुसने देना। ये एक जमहूरियत है, हमारा ये जमहूरी हक है। ये कोई डिक्टेटर मार्शल लॉ में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि असेंबलियां बंद हों। तो इनको ये हमसे खौफजदा हैं, ये नहीं चाहते कि कुछ भी इस मुल्क में जमहूरियत चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उस्मान साहब आपका, सेंटर गौस मोहम्मद साहब आपका, नौरीन फारूक साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।